तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चैन वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं क्योंकि बड़ा भाई जो होता है कुल्हाड़े के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है और छोटा अपनी डिटेल्स के साथ पीछे से अटैक कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर चैन जो होते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं। वो पीछे की तरफ घूमकर अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हैं और जैसे वो दूसरी की तरफ देखते हैं कि दूसरा अपनी नीडल्स के साथ अटैक कर रहा है तो इसी के साथ ही वहां पर बड़े के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीडल्स के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से नीडल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती हैं और वो चिल्लाकर छोटे से कहता है कि ब्याह हुए तुम क्या कर रहे हो कमीने, जहां पर देखकर तो अटैक करो। लेकिन एक ही अटैक की वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर चुका होता है और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी नीडल्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी नीडल्स का निशाना इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे शीमो ने अपने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका होता है और अभी भी उसने एक पत्थर उठा रखा होता है ताकि वो शीमो के ऊपर अटैक कर सके। तो शीमो उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने जहां पर मेरे पर अटैक किया जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई जहां पर मेरी अटैक से जख्मी हो गया। लेकिन जब वो शीमो की तरफ देख रहा होता है तो इसी के साथ ही मास्टर चैन पीछे से निकलते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसा देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक असैसिन हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि फाइटिंग के दौरान अपने टारगेट के ऊपर ही नजर रखी जाती है। और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देते हैं। तो वहां पर उसको मारने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत भी काफी खराब होती है। तो शीमो उनके पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, मैं इनको खुद ही हील कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करते हैं। हमारा शीमो उनसे कहता है कि तुम जहां पर मेरी वजह से जख्मी हुए जबकि मैं जहां पर तुम्हारी वजह से हिसाब में फंसा हूं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब जहां पर बराबर हो चुका है। अब जबकि हिसाब बराबर हो चुका है तो मैं जहां से जा रहा हूं। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर शी क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जहां पर सेफ हो? ये लोग तुम्हें मारने तक तुम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, ये दोबारा तुम्हें मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनने के बाद शीमो से कहता है तो क्या तुम इसी वजह से मुझे ढूंढने के लिए आया हो क्योंकि लोग मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे बाप की वजह से? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो उसे बताते हैं सबसे यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है कि मास्टर जिन का एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर उनकी विरासत का हकदार है, यानी कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी तुम्हारे नाम हो सकती है। तो सभी एल्डर्स जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बाकी के कुछ एल्डर्स हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाओगे। इसी के साथ शीमो वहीं पर पत्थर के ऊपर पंच मारता और कहता है कि फिर से यहाँ पर मेरे फादर जो है वो बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने फादर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना होगा वरना मैं दूसरे एल्डर्स के हाथों मारा जाऊंगा। तो शीमो चिल्लाकर कहता है कि मेरा फादर शीटिंग, उसने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, उसी वक्त मुझे छोड़कर चले गए। हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे जबकि वो जिन फैमिली वहां पर मजे उड़ा रहा था। वहां पर उसने दूसरी शादी की और वहां पर उन सभी की औरतों के साथ मजे कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मॉम यहाँ पर मार रही थी तब वो बंदा यहाँ पर मेरी मॉम से मिलने के लिए भी नहीं आया जबकि आखिरी वक्त तक मेरी मॉम उससे प्यार का दावा करती रही और साथ ही मुझे भी कहा कि मैं जब भी उन्हें देखूं उन्हें रिस्पेक्ट दूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर से जिन फैमिली में वापस जाऊंगा, जाकर मरते वक्त उसको देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर ये उसकी वजह से नहीं होता तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग मुझे मारने के लिए क्यों आते? मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था लेकिन मेरे डैड की वजह से अब यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सभी लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते बल्कि तुम्हारे डैड की जो मिस्ट्रेस हैं यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ है वो तुम्हें बचाना चाहती हैं। वो जिन फैमिली की यंग मिस हैं और वो चाहती हैं कि तुम जिंदा रहो। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ चलते हो, अगर तुम फैंग सिटी में हमारे साथ चलते हो तो मिस्ट्रेस वहां पर अपनी पोजीशन और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हें बचा लेंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। साथ ही मास्टर वहां पर से एक नीडल उठाते हैं और उसे कहते हैं कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर अड़े रहते हो कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर से अपना मिशन पूरा करके वापस जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलते तो फिर उन सभी लोगों के लिए तुम एक सिंपल टारगेट है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालेंगे। तो शीमो से कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मरूंगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा? तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ चल नहीं होगा। तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर हो जो कि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। मेरी मिस्ट्रेस ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए और मैं यहाँ पर तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी स्पेशल इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तुम्हें जिन फैमिली की जरूरत है। उसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या तुमने कभी ये सपना नहीं देखा कि तुम एक बहुत ही कमाल के वॉरियर बनो, तुम इस मार्शल आर्ट्स की पीक वर्ल्ड के ऊपर पहुंचो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मछुआरों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम इस छोटे से गांव से बाहर निकलो, पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में और क्या कुछ है। तुम नई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को देखोगे, नए नए लोगों को देखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर नहीं चलना चाहते? हमारा शीमो जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि उसकी मॉम ने भी सेम टू सेम उससे यही बातें की थी कि उसका डैड जो है वो
यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया है, क्योंकि एक मर्द को अपनी जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए। और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने भी सेम टू सेम वही बातें किया, क्या मैं वाकई में एक वॉरियर बन सकता हूँ, क्या मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस वक्त काइजुआन मार्शल स्कूल के लोग जो है वो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम डिसिपल्स को लिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ एडमिशन नहीं मिलता। हम बस में वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वहां पर टेस्ट को पास करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी कि तुम टेस्ट को पास करके स्कूल का हिस्सा बन पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर चैंग जो होते हैं उसे कहता है कि चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम तो मेरे साथ चलना नहीं चाहते तो मैं जाकर मिस्ट्रेस को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आए। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे थोड़ी देर सोच तो लेने दो, मैं यहाँ पर सोच कर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो उसके बाद हमारा शिमो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं कार में बैठकर वहां पर से जा रहे होते हैं। तो शिमो से कहता है कि मास्टर चैंग, हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर से अपनी कार में बैठकर निकले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं, कितनी दूर है, हमें कितनी दूर जाना है। तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फैंग सिटी तुम्हारे उस मछुआरों के गांव से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पर से वहां तक सफर देखें तो पूरे 1 महीने का सफर बनता है। पूरे 1 महीने के लिए हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। साथ ही वो उसे अपनी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्वांजू डायनेस्टी में रहते हैं और यहाँ पर फैंग सिटी जो है क्वांजू डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा शिमो जो होता है वहां पर अपने गांव को गुड बाय बोलता है और अपनी मदर को वहां गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसकी मदर की कब्र वहीं पर है। तो उसकी मदर ने उससे जो वादा लिया था कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर बनकर दिखाओगे, एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते के ऊपर निकल चुका है कि उसे काइजुआन सेक्टर को ज्वाइन करना है और उस स्कूल को ज्वाइन करके उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने फादर के बारे में भी सोच रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली वो अपने फादर से मिलने वाला है, जिसे पिछले 14 साल से उसने नहीं देखा। पर रास्ते में हमारा शिमो से कहता है कि मास्टर चैंग, अब जबकि सफर काफी लंबा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताओ। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो शिमो से पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉरियर, टेम्पर बॉडी और जिस सारे के सारे जो नेशनल गार्डियन लेवल्स हैं इन सभी का क्या मतलब है। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि ये सारे के सारे जो लेवल्स तुम बता रहे हो ये सारे तुम्हारे गांव में नाम लिए जाते हैं। असल में जो लेवल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो मार्शल डिसाइपल का होता है, जिसे तुम यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग कहते हो। दूसरा लेवल जो होता है वो हुटियान वॉरियर्स का होता है। हुटियान वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और की पावर्स के साथ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स को हम लोग हुटियान वॉरियर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर अकेला एक वॉरियर 100 के बराबर का होता है। और उसके बाद तीसरा लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, जिसे हम लोग एम्परर भी कह सकते हैं, जिसे जियांटियान वॉरियर कहा जाता है। जियांटियान वॉरियर जो होता है जिसे मैं एम्परर लेवल ही कहूंगा। एम्परर लेवल में जो लोग पहुंच जाते हैं वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ अपनी की को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिर्फ सोच के साथ ही किसी बंदे की जान भी ले सकते हैं। और जिस लेवल तक पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हुटियान वॉरियर्स को मैं यहाँ पर किंग लेवल कहूंगा। तो किंग लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो तो इन एम्परर लेवल के वॉरियर्स के करीब भी नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 या एम्परर लेवल के वॉरियर्स होंगे। तो हमारा शिमोस की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या एम्परर लेवल के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि हाँ, एम्परर लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है, जहां तक कि हमारे जो डायनेस्टी के एम्परर हैं वो भी यहाँ पर एम्परर लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तुम तो अभी तक यहाँ पर की को यूज भी नहीं कर पाते। तुम यहाँ पर अभी के लिए एम्परर लेवल के बारे में मत सोचो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी यहाँ पर जर्नी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे शिमो की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर से वो मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन लेगा और उसके बाद मार्शल आर्ट्स का वॉरियर बनकर दिखाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो हमारे शिमो का सफर जो होता है वो 30 दिन का होता है और 30 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जिस दिन उसने वहां पर फैंग सिटी में पहुंचना होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक ब्रदर जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां पर चिल्ला रहा होता है और उसे गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर जो कि यहाँ पर हमारे शिमो की स्टेप मदर है वो उससे कह रही होती है कि हम लोग इस बार जो हमारे पास पिल है, कीलिंग पिल, उस पिल को हम लोग इस अपने लड़के शिमो को देना चाहते हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपने भतीजे को क्यों नहीं देना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा जो है वो इस लायक है कि वो इस पिल को ले सके और इस पिल को लेकर वो बहुत ही जल्दी काइजुआन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, यानी कि काइजुआन सेक्टर के एग्जामिनेशन को पार करके वो सेक्टर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक बाहर वाले बच्चे को ये देना चाहती हो, तुम यहाँ पर शिमो को वो पिल देना चाहती हो। उसका बाप यहाँ पर मर चुका है और उसके बाप के मरने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे यहाँ पर वो पिल दे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके फादर ने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए इतना कुछ किया है कि उसकी जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स हैं उन सभी को देखते हुए उसे यहाँ पर की जंग पिल दे दी जाए। तो ये
बात सुनने के बाद उसकी बहन चलाकर उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे हस्बैंड का वो बायोलॉजिकल सन है, वो इकलौता उसका बेटा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके पास जो मेरिट्स हैं कि वो ये पिल ले सके, क्योंकि उसके फादर ने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी ताकि उसे कीजैंग पिल मिले, और उसके बाद अब यहाँ पर उसके बेटे को ये पिल मिलने वाली है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आज वो यहाँ पर पहुंचने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि आज यंग मास्टर शी के यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह का शोर मचाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का शोर मचाना है तो फिर किसी दिन आकर शोर मचाना, लेकिन तुम्हारे बेटे को यहाँ पर वो पिल नहीं मिलेगी। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर मास्टर जिन के बेटे को यहाँ पर ये वाली पिल देने वाली हूँ। इसी के साथ ही अपने ब्रदर से कहती है कि चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और जब वो अपने ओरा को रिलीज करती है तो उसका ब्रदर जो होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम अपने भाई के लिए ये नहीं कर सकती तो फिर हम दोनों के दरमियान में जो भाई बहन का रिश्ता था वो खत्म हुआ, आज के बाद से तुम मेरी बहन नहीं हो। जबकि वो गुस्से के साथ वहां पर से चला जाता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही बाहर घोड़ा गाड़ी रुकती है और हमारा शिमू वहां पर आकर खड़ा होता है, और उसका जो अंकल होता है वो वहां पर से चला जाता है। जबकि शिमू जो होता है वो अपने मदर की तरफ देखता है तो उसकी स्टेप मदर जो होती है उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, तुम्हारे फादर 2 दिन पहले ही मर चुके हैं, अब अंदर आ जाओ और आकर उन्हें रिस्पेक्ट दे दो, आखिरी बार उनका चेहरा देख लो। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उनके साथ वहां पर अंदर आता है, और अंदर आने के बाद उसे वहां पर कॉफिन के सामने लाया जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कैस्केट को ओपन कर सकते हो। और वो लोग कॉफिन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके फादर को दिखाते हैं। वो अपने फादर को देखता है और उसे देखने के बाद वहीं पर उसके सामने अपना सर झुकाता है, और मदर ने उसे जो चीज दी थी, मदर ने उसे कुछ दिया था स्पेशल टोकन टाइप का, कि जाकर अपने फादर को दे देना अगर तुम कभी अपने फादर से मिलते हो। तो वो उसे दे देता है, साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो थी मरते वक्त तक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती रही। हालांकि मैं तुम्हें अपना फादर मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी मदर की वजह से तुम्हें तुम्हारी आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि मेरा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी मॉम इस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे मेरा फादर कहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ अपने सारे के सारे रिलेशंस तोड़ना चाहता हूँ और सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। जब किसी के साथ उसकी आंटी जो होती है उसे कहती है मेरे साथ आ जाओ, और वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन सभी के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर मुझे अपनी मॉम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जहाँ पर आंटी जैन कह सकते हो। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है। तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये मेरी और तुम्हारे फादर की बेटी है, इसी वजह से अब ये तुम्हारी हाफ सिस्टर हुई, इसका नाम यू हुआन है। और वो यू से भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से जाओ, जाकर अपने बिग ब्रदर को हेलो बोलो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे हेलो बोलती है, जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी छोटी बहन को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ही आंटी जैन उसे कहती है तुम्हारे डैड जब तुम्हारी मॉम को छोड़कर जहाँ पर जिन फैमिली में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे शादी की थी, और मुझसे शादी करने के बाद ये पूरे का पूरा मैनर जो था ये उनका हो गया था। और जबकि तुम्हारे डैड मर चुके हैं तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी बनती है, क्योंकि तुम उनके बड़े बेटे हो, इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी यू के साथ इस मैनर के अंदर रहना चाहती हूँ। तुम अगर चाहो तो तुम इस मैनर के ऊपर पूरी तरह से राज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को यहीं पर इस मैनर के अंदर रहने दो। फिर साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आती है और उसे दिखाती है कि उसके डैड जो थे वो कभी यहाँ पर सोल्जर की तरफ फाइट करते रहे, और उनका मुकुट और साथ में उनका कवच यहीं पर पड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि जहां पर जिन फैमिली में तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ अपनी बहादुरी और अपनी मार्शल आर्ट्स की बिना पर हासिल किया था, क्योंकि तुम्हारे डैड एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रिवार्ड्स मिले थे। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है कि तुम यहाँ पर जिन फैमिली में उन्होंने जितनी भी अपनी विरासत छोड़ी है वो सारी की सारी तुम रख लो, यानी कि जो मैनर इसके अलावा उनकी जो कुछ भी यहाँ पर जिन फैमिली में बनता है वो सारे का सारा तुम्हारा हो जाएगा, और तुम और तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो सारी पीढ़ियां बिना कुछ काम किए ही यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी आराम से सुकून से गुजार सकती है, क्योंकि तुम्हारे डैड इतना कुछ कमाकर छोड़कर गए हैं। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक कीलिंग पिल दी जाएगी, कि सिर्फ और सिर्फ एक कीलिंग पिल, यहाँ पर सारी की सारी विरासत के बदले में तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे डैड की विरासत से, लेकिन तुम्हें कीलिंग पिल दे दी जाएगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि कीलिंग पिल क्या होती है, क्या ये इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर आप मुझे इतनी विरासत के बदले में सिर्फ एक पिल दे रही हैं। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ, काइजुआन मार्शल आर्ट्स का स्कूल जो है वो यहाँ पर हर 5 साल के बाद कुछ ही डिसाइपल्स को चूज करता है, यानी कुछ ही डिसाइपल्स को अपने स्कूल में एडमिशन देता है। लेकिन जिन डिसाइपल्स को वहां पर एडमिशन मिलता है वो बहुत ही महान वॉरियर्स और बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कम से कम की का स्रोत होना चाहिए, यानी कि तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर, अभी तक तुम यहाँ पर की के लेवल तक नहीं पहुंचे कि तुम की को गैदर कर सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करते हो तो कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आ जाएगी,
और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आएगी तो तुम्हारे लिए जहाँ पर एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम आसानी से काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जब तुम काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद तुम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जितना तुम्हारे डैड छोड़कर गए तुम उससे भी ज्यादा अपने लिए हासिल कर सकते हो। लेकिन मास्टर चैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर वहां पर ब्याओ ब्रदर्स ने अटैक किया था। इसका मतलब यह है कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर कीलिंग पिल दे लें। कीलिंग पिल जो है एक बहुत ही खास पिल और सभी लोग चाहते हैं कि ये पिल उनको मिले। वो लोग तुम्हारे डैड की अचीवमेंट्स को उनके मरने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल भी मान नहीं रहे और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने इतना कुछ हासिल नहीं किया और इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास वो पिल जो है वो छीनी जा सके। तो वो उसे कहती हैं तो मैं जहां पर तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सेफ है, तुम इस विरासत के ऊपर कब्जा कर लो जहां पर आराम से बैठो। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसमें तुम्हें पिल दी जाएगी लेकिन उसमें तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, सभी लोगों से खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आंटी जैन की बात सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर कीलिंग पिल की बात कर रही है मुझे लगता है कि ये जो मेरे फादर की अचीवमेंट थी उसके बदले में उन्हें दी जा रही थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खास है। तो फिर मैं यहाँ पर इसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ूंगा। मुझे कीलिंग पिल चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना रास्ता खुद बना सकूं। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था, मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट वॉरियर, सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाओगे जो कि यहाँ पर हीवन और अर्थ को भी सप्लेट कर सकता है। मैं ऐसा वॉरियर बनना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कीलिंग पिल लेने के बाद जब मैं काइजुआन सेक्टर का हिस्सा बनूंगा तभी मैं यहाँ पर वो कर पाऊंगा। जबकि मैंने यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता, चाहे कितना भी रोड कितना डेंजरस क्यों ना हो। लेकिन मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ूंगा और अपने आप को एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनाकर रहूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद वो इसे एक मास्टर देते हैं जिसका नाम मास्टर ली होता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है, सॉरी वैंगलिन निशिमू जो होता है वो मास्टर ली के साथ वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मास्टर ली जो होता है उसे पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर ली उसे कहता है कि लड़के सिर्फ 9 महीने बचे हैं जहां पर कंपटीशन सिलेक्शन जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन स्किल्स के साथ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो जाओगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उनके सिलेक्शन एग्जाम को भी पास कर पाओगे। जबकि शिमोन से कहता है कि मास्टर वहां पर देखो मैंने उन डमीज को किस तरह से काट दिया है, मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर हो गया हूं, आज से पहले मैंने कभी तलवार नहीं चलाई। तो उसके मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे ट्रेनिंग कहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डमीज को यहाँ पर काट सकते हो तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर हो गई है। यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर कर रहे हो उस टेक्निक को जब तुम पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तब तुम अपनी तलवार के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को काट सकते हो। जहां पर ये छोटे छोटे डमीज को काट कर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो गए हो। अभी तुम्हारे सामने बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाए और हम लोग शिमो को एग्जाम में टेस्ट देते हुए देखेंगे क्या वो एग्जाम को इतनी आसानी से पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।